बाल सीक्रेट एजेंट 999 राजन इकबाल सीरीज एस.सी. बेदी द्वारा लिखित हत्या का रहस्य पार्ट 1। शिव प्रताप सिंह ने नाक पर खिसक कर आई ऐनक को ठीक किया और फिर पेपर लिखने लगे। उनके चेहरे पर इस समय तेजस्वी चमक थी। कदमों की आवाज़ सुनकर उन्होंने नज़र उठाई। सन्नाटे को भेदती हुई कदमों की आवाज़ बड़ी ही रहस्यमय व भयानक अनुभव हो रही थी। कुछ ही क्षणों बाद दरवाजे पर एक छाया प्रकट हुई। बेटी अलका, तुम? प्रताप सिंह चौंकते हुए बोले। जी पापा, बहुत रात हो गई है, अब सो जाइए। अगर सब सोते रहेंगे तो काम कौन करेगा, और जब काम नहीं होगा तो जीवन कैसे चलेगा? मैं फिलॉसफी नहीं सुनना चाहती पापा, लेकिन आपका जीवन मुझे प्यारा है। इसी तरह अगर आप जाग कर काम करते रहेंगे तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी। आप जानते हैं इस वक्त रात का 12:30 बज रहा है। काम करते हुए समय का ख्याल रखना मूर्खता होती है। वैसे भी तुम जानती हो कि मैं स्वतंत्र पार्टी का लीडर हूँ, देश के करोड़ों लोगों का नेता। काम तो मुझे करना ही है बेटी। मैं सो जाऊँगा, तुम भी जाकर सो जाओ। अलका ने गहरी सांस ली और वापसी के लिए मुड़ गई। कोठी में हर तरफ चाहे प्रकाश फैला हुआ था, लेकिन रात का सन्नाटा भी चारों ओर फैला हुआ था। धीरे धीरे वो अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी। कोठी के भयानक सन्नाटे को देखकर बार बार ऐसा आभास होता था जैसे वहां कोई भयानक घटना घटने वाली हो। अलका देश के नेता शिव प्रताप सिंह की इकलौती लड़की थी। उम्र 19 साल, देखने में सुंदर और बीए फाइनल की छात्र। दरवाजे को धकेलकर अलका अपने कमरे में प्रविष्ट हुई। सोफे पर एक नौजवान बैठा हुआ था। सिगरेट होठों से लगाते हुए वो बोला, आ गई तुम? अलका कुछ नहीं बोली। उसके पास पहुंचकर सिगरेट उसके होठों से खींच ली। उसे खिड़की से बाहर फेंकते हुए बोली, विकास, तुमसे कितनी बार कहा है कि यहाँ आकर सिगरेट ना पिया करो। पापा को अपने कमरे में भी सिगरेट के धुएं की गंध आ जाएगी। फिर मैं पापा को क्या जवाब दूंगी? क्या बताऊंगी कि एक लड़का इतनी रात में भी मेरे कमरे में आ जाता है? उन्हें अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है विकास। जिस दिन उनका विश्वास टूटा वो जी नहीं सकेंगे। लेकिन तुम जानती हो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, ईश्वर की तरह पवित्र प्रेम। मैंने कभी तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया है। ये बात सिर्फ मुझे मालूम है, उन्हें नहीं। लेकिन किसी भी जवान लड़की के कमरे में किसी युवक का पाया जाना उसकी बदनामी का कारण बन सकता है। लोग उस समय हमारी सफाई नहीं सुनेंगे, सिर्फ हम पर इल्जाम ही लगाएंगे। इसका मतलब है तुम मेरे प्रेम में विश्वास नहीं रखती हो? ऐसा नहीं है अशोक। विश्वास न होता तो तुम इतनी रात को मेरे कमरे में ना होते। तुम्हारे कहने पर ही मैं पापा को देखने गई थी, लेकिन उनके कमरे में चेहरे से मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो ईमानदारी की राह छोड़कर बेईमानी की राह पर चल पड़े हों। लेकिन तुम कहते हो कि वो ईमानदारी की राह से भटक गए। हाँ, ये सच है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो कभी भटक नहीं सकते विकास। और तुम कह रहे हो कि वो पार्टी के हितों को भूलकर और नोटों की चमक के कारण उन्होंने उन करोड़ों लोगों को बुला दिया है जो उनकी पार्टी में विश्वास रखते हैं। ये सच है अलका। कोई उन्हें दौलत से खरीद रहा है। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। मैं आज इसका प्रमाण देने ही तुम्हारे पास आया हूँ। विकास ने घड़ी की ओर देखते हुए कहा। ठीक है, क्या है प्रमाण, बताओ। प्रमाण ये फोन देगा। इसी के साथ टेलीफोन की घंटी बज उठी। अलका, रिसीवर उठाकर चुपचाप सुनो, बोलना कुछ नहीं। अलका ने कांपते हाथों से रिसीवर उठा लिया। हत्या का रहस्य पार्ट 2। फोन की घंटी बजते ही शिव प्रताप सिंह चौंके। फिर रिसीवर उठा के बोले, शिव प्रताप सिंह हियर। हमने जो प्रस्ताव आपके सामने रखा था वो तो आपको याद ही होगा। दूसरी तरफ से भारी स्वर उभरा। हाँ, याद है। आपने कहा था कि 20 घंटे में सोचकर जवाब दूंगा। 24 घंटे बीत चुके हैं, आपने निर्णय ले लिया होगा। हाँ, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। तो आप अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में ऐसी बात लिखने के लिए तैयार हैं जिससे आपकी पार्टी को अल्पसंख्यकों को एक भी वोट ना मिले? हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन पार्टी से इस गद्दारी का आप मुझे क्या इनाम देंगे? 5 लाख। कम है। मेरे कुछ वाक्यों से हमारी पार्टी धूल में मिल जाएगी और दूसरी पार्टी को चुनाव में जीत भी हासिल हो सकती है। इसलिए रकम कुछ और बढ़ाइए।
10 लाख। मंजूर है। अग्रिम राशि 1 लाख देनी होगी। ठीक है, 1 लाख रुपया आपको सुबह होने से पहले ही पहुंच जाएगा। ठीक है, तब तक मैं प्रेस मीटिंग बुलाकर अपने विचार प्रकट कर दूंगा, बाकी बातें फिर होंगी। कहने के बाद शिव प्रताप सिंह ने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। फिर रिसीवर उठाकर किसी का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से आवाज आते ही बोले, राजन, मैं शिव प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। इतनी रात को सब कुशल तो है? तुम्हें याद है कुछ दिन पहले एक अज्ञात व्यक्ति का मुझे फोन आया था जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। आज फिर उसी व्यक्ति का फोन आया था। क्या कहा उसने? मुझे 10 लाख में खरीदना चाहता है। एडवांस के रूप में उसका आदमी 1 लाख रुपया किसी भी समय लेकर आ सकता है। ठीक है अंकल, आप चिंता मत करिए, मैं आ रहा हूँ। आज वो अवश्य पकड़ा जाएगा, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका जीवन देश के लिए बहुत कीमती है। शिव प्रताप सिंह हंस पड़े। फिर उन्होंने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। हत्या का रहस्य पार्ट 3। राजा ने रिसीवर क्रेडल पर रखा और खर्राटे लेते इकबाल को झंझोड़ दिया। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा और आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखता हुआ बोला, क्या हुआ? कोठी में कोई बम गिर गया? अगर तुम 10 मिनट के अंदर उठकर तैयार नहीं हुए तो बम तो क्या, एटम बम भी गिरने लगेंगे। अरे बाप रे! इकबाल ने रजाई में मुंह छुपा लिया। भोलू, राजन की आवाज उसे सुनाई दी। एक बाल्टी पानी तो लाना। इकबाल लिहाफ से थोड़ा सा सर बाहर निकाल कर बोला, इतनी सर्दी में नहाओगे क्या? नहीं, तुम्हें नहलाऊंगा ताकि तुम्हारी आँख खुल जाए। अरे उसकी जरूरत नहीं है मेरे भाई, मेरी आँख तो बाल्टी का नाम सुनकर ही खुल गई। अब तो मैं कपड़े पहनकर 2-4 किलोमीटर तक दौड़ भी सकता हूँ। कहने के साथ इकबाल कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद राजन की लाल स्पोर्ट्स कार सड़क पर दौड़ रही थी। यार, बाल्टी के ठंडी पानी के नाम से नींद तो तुमने उड़ाई दी है। अब कम से कम ये तो बता दो कि कहाँ जा रहे हैं। अलका के घर। वही जो हमारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, जिसके पापा शिव प्रताप सिंह देश के नेता हैं और अपने होने वाले प्रधानमंत्री। हाँ वही। लेकिन क्यों? अलका के पापा की जान खतरे में, यानी नया केस। खुदा उसकी आत्मा को उठाए जिसने हमें बिस्तर से उठाकर ठंड में पटक दिया। राजन कुछ नहीं बोला, सिर्फ मुस्कुरा दिया। जब वो शिव प्रताप सिंह की कोठी के सामने पहुंचे तो वहां अंधेरा छाया हुआ था और कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। हत्या का रहस्य पार्ट 4। कोठी में 2 फोन थे, एक शिव प्रताप सिंह के और तथा दूसरा अलका के कमरे में। एक फोन की बात दूसरे फोन द्वारा सुनी जा सकती थी। पापा की बातें सुनकर अलका स्तब्ध रह गई। रिसीवर उसके हाथ से छूट गया। विकास ने रिसीवर उठाकर क्रेडल पर रखा। फिर विजयी स्वर में बोला, अब तो तुम्हें मेरी बात पे विश्वास आ गया ना? नहीं विकास, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। अलका कांपते स्वर में बोली, पापा नहीं बिक सकते। विकास उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, मैं जानता हूँ अलका, तुम्हारे पापा का रहस्य खुलने से तुम्हें बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। अलका कुछ नहीं बोली। जो सत्य है उसे झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन विकास, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। पापा ऐसे नहीं थे। समझ में नहीं आ रहा कि करोड़ों लोगों की भावनाओं को उन्होंने 10 लाख रुपए में ही क्यों बेच दिया। दौलत बहुत बड़ी चीज़ होती है अलका। विकास सिगरेट सुलगाने के बाद ढेर सारा धुआं उगलते हुए बोला, कोई भी बिक जाता है। क्या अब भी तुम अपने पापा को देवता समझती हो? नहीं। ठीक है, अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो ताकि हमारी पार्टी का कोई अहित ना हो। क्या? अब तुम्हें उनका लिखा वो घोषणा पत्र उड़ाना है जिसमें वो अपनी पार्टी के अहित के लिए कुछ लिखकर 10 लाख रुपए में बेच देना चाहते हैं। लेकिन कमरे में भी तो पापा मौजूद हैं। सिगरेट की गंध वो दूर से ही सूंघ लेते हैं और मुझे सिगरेट सुलगाए हुए 2 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं। गंध उन तक पहुंच चुकी होगी। वो अपने कमरे से गंध सूंघते हुए शायद इसी तरफ आ रहे होंगे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। विकास को हल्की कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उसने तुरंत बत्ती बुझा दी। ये क्या किया तुमने?
तुम्हारे पापा शायद इसी तरफ आ रहे हैं, दीवार से चिपक जाओ। जैसे ही वो अंदर आए तुम बाहर निकल जाना, पत्थरों को उड़ा कर लाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, ओके। विकास के चुप होते ही सारी कोठी में अंधेरा हो गया। बाहर से शिव प्रताप सिंह की आवाज़ गूंजी, ये अंधेरा कैसे हो गया? जब कोई उत्तर नहीं मिला तो वो चिल्ला चिल्ला कर अलका अलका पुकारने लगे, अलका अलका। फिर उनकी एक चीख उभरी और उनके धम से गिरने की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद चारों तरफ मौत जैसी खामोशी छा गई। हत्या का रहस्य पार्ट 5। चीख की आवाज़ राजन इकबाल ने भी सुनी थी। सर्दी से कांपते हुए इकबाल बोला, लगता है अंधेरे के डर से कोई चीखा है, और मुझे लगता है कि तुम अभी भी नींद में हो। यार इस ठंड ने नींद तो क्या, नींद के बाप को भी भगा दिया है। लेकिन ये चीख, ज़रूर किसी पर ख़तरनाक वार किया गया है या फिर किसी का कत्ल हो चुका है। लो, हो गई छुट्टी। क्या मतलब? यानी नींद हराम हुई और जासूसी शुरू हो गई। इकबाल मासूम स्वर में बोला, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कार में एक नींद ले लूँ जब तक तुम जासूसी कर लो? ना जाने तुम्हारी हरामखोरी कब ख़त्म होगी, राजन ने कहा। अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। तभी उसे एक साया इमारत से निकलकर चारदीवारी की तरफ भागता हुआ नजर आया। राजन तेजी से उसकी तरफ दौड़ा। उस साये के हाथ में एक ब्रीफकेस पकड़ा हुआ था। उसने गरीबों वाले कपड़े पहने हुए थे। जब वो दीवार फाड़ने लगा तो राजन ने उसे दबोच लिया। उसके कंठ से ऐसी आवाज़ें आने लगी, ऐसा लग रहा था जैसे वो गूंगा हो। हत्या का रहस्य पार्ट 6। यार मैं यहाँ सर्दी में बर्फ़ हुआ जा रहा हूँ। घर से चलते समय कम से कम थर्मस में कॉफ़ी ही ले आते। इकबाल सर्दी से ठिठुरता हुआ बोला। लेकिन जब उसे कोई उत्तर नहीं मिला तो वह अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा, लेकिन राजन वहाँ कहीं नहीं था। लो, लगता हो गई जासूसी। तभी उसकी छठी इंद्री ने उसे खतरे का आभास कराया। क्षण भर में ही उसकी सारी सर्दी दूर हो गई, जैसे उसे बंद कमरे में हीटर का ताप मिल गया हो। उसे दबे कदमों से चलने की आवाज़ आ रही थी। फिर उसे अंधेरे में एक साया दिखाई दिया। टार्च की रोशनी इकबाल ने उस पर फेंकी, साथ ही गुर्राया, रुक जाओ। वो साया एक क्षण के लिए रुका और कोई चीज़ इकबाल के हाथ पर खींच कर मारी। टॉर्च उसके हाथों से छिटक कर दूर जा गिरी। एक क्षण भी गवाए बिना इकबाल ने भी छलांग लगा दी। उसकी एक टांग इकबाल के हाथ में आ गई। वो साया पंजों के बल गिरा। फिर जब वो उठा तो उसकी टांगें इकबाल के हाथ से छूट गईं, लेकिन उसका जूता उसके हाथ में रह गया। फिर उसके माथे पर एक करारी चोट पड़ी। उसका दिमाग चकरा गया। कुछ ही क्षणों के बाद जब इकबाल जागा तो हमलावर भागने में सफल हो चुका था। जूता अभी भी उसके हाथ में था। चौकीदार शायद अपनी कोठरी से बाहर आ गया था, क्योंकि उसके खांसने की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। तभी अपने पास ही सरसराहट सी अनुभव करके इकबाल मुड़ा। फिर राजन की आवाज़ उसे सुनाई पड़ी, क्या खड़े खड़े सो गए थे? अपनी किस्मत में सोना कहाँ। अपनी टाई खोलो। क्या मतलब? मैं अकेला नहीं हूँ तो क्या कोई भूत प्रेत पकड़ लाए हो? बकवास नहीं, इसके पाँव बांधो। आज मेरी किस्मत में सिर्फ पाँव ही रह गए हैं। ज़्यादा पाँव लेकर मैं क्या करूँगा? मेरे लिए सिर्फ 2 ही पाँव काफ़ी हैं। यार बकवास हर समय नहीं अच्छी लगती है। इकबाल द ग्रेट ठीक समय पर ही ठीक बकवास करता है। विश्वास ना हो तो टार्च जला कर देख लो। राजन ने जैसी टार्च जलाई, इकबाल ने जूता आगे कर दिया। फिर बोला, देख लो, पाँव के साथ साथ लिखने वाले ने अपनी किस्मत में जूता भी लिख दिया है। अरे तुम्हें माथे पर तो चोट भी है। दूसरे जूते का कमाल है। शुक्र है खुदा का उसके पास तीसरा जूता नहीं था, वरना नाक और दांत भी टूट गए होते। पहले इसके पाँव बांधो, फिर इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन ये है कौन? अभी कुछ नहीं पता। दीवार फांद कर भाग रहा था। और इसके बैग में क्या है? 100 के नोटों की गड्डियाँ हैं, यानी चोर है। तुम इस समय इसके पाँव बांधो, बाकी बातें बाद में करेंगे। इकबाल ने तुरंत अपनी टाई खोली, उसके पाँव बांध दिए। राजन उसके हाथ अपने रुमाल से पहले ही बांध चुका था। उसके गले से गूं गूं की आवाज़ें निकल रही थी। शायद गूंगा है, साथ में बहरा भी। तब तो काफ़ी भयानक चोर होगा। सुना है गूंगे और बहरे अंधे से ज़्यादा भयानक अपराधी होते हैं। ठीक है, मान लेता हूँ। अब तुम इसे उठाकर चौकीदार के पास जाओ, मैं लाइट का प्रबंध करता हूँ। यार मेरा सूट ख़राब हो जाएगा, कोई मज़दूर बुलवा लो। जैसा कहता हूँ करो, वरना पीठ पे घूंसे चल जाएंगे।
राजन ने कहा और इमारत की तरफ बढ़ गया। चल बेटा इकबाल, बन जा मजदूर और उठा ले इस जिंदा को। फिर गूंगू की आवाज़ आने लगी और इकबाल उसे उठाकर चौकीदार की तरफ बढ़ गया। साथ ही वो राजन को बुरा भला भी कहता जा रहा था। हत्या का रहस्य पार्ट 7। इमारत में गहरा अंधकार छाया हुआ था और किसी भी जिंदा व्यक्ति का एहसास नहीं हो रहा था। राजन को ऐसा लगा जैसे वो किसी शमशान में आ गया हो। राजन शिव प्रताप सिंह के कमरे में प्रविष्ट हो गया। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा वहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन मेज पर रखे कागज बिखरे हुए थे, कुछ नीचे भी गिरे हुए थे। मेज पर शिव प्रताप सिंह की ऐनक भी थी, लेकिन वो खुद नहीं थे। कमरे से बाहर निकलकर वो राहदारी में आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद टॉर्च की रोशनी में उसे फर्श पर पड़े शिव प्रताप सिंह नजर आए। उनके कपड़े तो खून से भीग ही चुके थे, फर्श पर भी खून फैला हुआ था। तभी उसे इकबाल की आवाज़ सुनाई दी। अरे बंदा नवाज, कहाँ खो गए? मैं यहाँ हूँ, ठहरो मैं आ रहा हूँ। तुम्हारे पास टॉर्च नहीं है? कहने के बाद राजन उसके पास पहुँच गया। अंदर कोई मिला? इकबाल ने पूछा। हाँ, एक लाश, शिव प्रताप सिंह की लाश। नहीं, उस देवता को कोई कैसे मार सकता है? आज के ज़माने में कोई देवता नहीं है, जो है उन्हें कोई जीने नहीं देता। शिव प्रताप सिंह देश के निष्ठावान, ईमानदार व कर्तव्य में विश्वास रखने वाले महान नेता थे। उनकी मौत का समाचार सुनकर किसी के भी दिल को भी धक्का लग सकता था। फिर थोड़ी कोशिश करने के बाद उन्हें मेन स्विच मिल गया, जिसे ऑन करते ही कोठी में रोशनी हो गई। एक बार फिर उन्होंने सारी कोठी देख डाली, लेकिन लाश के सिवा उन्हें कुछ नहीं मिला। राजन ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। फिर इकबाल ने उससे पूछा, राजन, अलका कहीं दिखाई नहीं दे रही? आओ उसका कमरा देखते हैं। फिर दोनों उसके कमरे में पहुंच गए। कमरे को देखने के बाद राजन बोला, कमरे पे बिछी चादर की सिलवटें बता रही हैं कि अलका ने इस बिस्तर का प्रयोग किया था। तो फिर वो गायब कहाँ हो गई? कमरे में किसी पुरुष की उपस्थिति का भी आभास मिल रहा है। कैसे? राजन ने फर्श पर सिगरेट का एक अधजला टुकड़ा उठाकर उसकी ओर बढ़ा दिया। लेकिन ये पुरुष हो कौन सकता है? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर अलका ही दे सकती है। और अलका तो गायब है, कहीं उसी पुरुष ने उसका अपहरण तो नहीं कर लिया? कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो पुरुष अलका का परिचित था। क्या अलका ने तुम्हारे कान में आकर कहा था? अगर परिचित ना होता तो वो यहाँ इतने इत्मीनान से सिगरेट ना पीता। ये देखो, जली हुई माचिस की तीली, ये साफ साफ बता रही है कि उसने इसी कमरे में बैठकर माचिस सुलगाई थी। चौकीदार इस बारे में बता सकता है। चौकीदार को बुलाकर जब उससे पूछा गया तो उसने बताया, बिटिया कोठी के बाहर नहीं गई थी और ना ही कोई पुरुष बिटिया से मिलने आया था। तब तो उसका अपहरण ही किया गया है, इकबाल बोला। लेकिन शिव प्रताप सिंह जी की हत्या के बाद अलका का अपहरण का कोई सबब दिखाई नहीं देता है। अपहरण उन पर दबाव डालने के लिए किया जा सकता था, लेकिन अब तो उनकी हत्या हो चुकी है। क्या पता सिगरेट वाला ही उनका हत्यारा हो? तब तो हत्या में अलका का भी हाथ होना चाहिए, क्योंकि अलका उस पुरुष की उपस्थिति से बेखबर नहीं थी। वो अलका का कोई खास जानकार था। तब तो वो व्यक्ति भी कातिल हो सकता है जिसका जूता मेरे हाथ रह गया। इस हत्या का रहस्य उलझता जा रहा है। अगर अलका मिल जाए तो शायद हत्या के इस रहस्य से पर्दा उठ जाए। थोड़ी देर के बाद इंस्पेक्टर बलबीर दलबल के साथ वहां पहुंच गया। फिर पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी करने लगी। उस गूंगे को हिरासत में ले लिया गया था। हत्या का रहस्य पार्ट 8। अलका पलंग पर बेहोश पड़ी थी। विकास थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसके मासूम चेहरे की तरफ देख लेता था, जिसने उसके मन को काफ़ी कुछ बदल दिया था। अब वो उससे सच्चा प्रेम करने लगा था। आई लव यू अलका, आई रियली लव यू, वो बुदबुदाया। फिर दूसरे कमरे में चला गया। वहाँ मेज़ पर एक टेलीफोन रखा था। उसने रिसीवर उठाकर किसी के नंबर मिलाए। फिर दूसरी तरफ से आवाज़ आते ही वो बोला, मैं विकास बोल रहा हूँ बॉस। काम हो गया? जी बॉस। पेपर ले आए? जी बॉस, मेरे पास सुरक्षित हैं, जहाँ कहीं पहुँचा दूँ। ठीक है, दो घंटे के भीतर पत्र, पेपर, हस्ताक्षर विशेषज्ञ के पास पहुँच जाना चाहिए। ठीक है बॉस, पहुँच जाएंगे, लेकिन मेरा मेहनताना वो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, अलका के होश में आते ही मैं तुरंत उसके पास चला जाऊंगा। लेकिन अलका तुम्हारे घर कैसे पहुंच गई? बॉस का तीव्र स्वर उभरा। तुमने मूर्खता क्यों की?
बॉस, मैं जानता हूँ अगर अलका आपकी इच्छा अनुसार बयान ना दे पाती तो आप उसकी हत्या भी करवा देते। क्या तुम्हारे पास वो सुरक्षित रहेगी? हाँ, और आपके विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कह सकेगी। अलका से बहुत प्यार करते हो? हाँ बॉस, अब तो मैं उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ, क्योंकि अब मेरे सिवा उसका कोई नहीं है। जबकि तुम्हें अपने दल के हित के लिए उससे प्रेम का नाटक करने की आज्ञा मिली थी। मैं जानता हूँ बॉस, लेकिन वो बहुत अच्छी लड़की है। उस अबोध व भोली लड़की को मैं धोखा देकर उसका दिल नहीं दुखाना चाहता। लेकिन अब तुम अलका का क्या प्रयोग करोगे? होश में आने के बाद उसे आभास होगा कि उसने अपने पापा की हत्या कर दी है। कुछ दिन वो भूमिगत रहेगी, फिर अपने हस्ताक्षर द्वारा वो प्रेस को एक पत्र लिखेगी जिसमें लिखा होगा, उसका बाप जनता से किए गए वायदों से मुकर कर दौलत का पुजारी बन गया और इसीलिए उसने खुद उसे मार डाला। फिर चुनाव में आपकी पार्टी विजय प्राप्त कर लेगी। अलका पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर देगी। मुझे विश्वास है मेरी सेवाओं को देखकर आप उसे अवश्य बरी करा लेंगे। ठीक है, मैं खुद को राजनीति का खिलाड़ी समझता था, लेकिन तुम तो मुझसे भी बड़े खिलाड़ी निकले। शाबाश, हम तुमसे खुश हुए। तुम्हें इनाम भी अवश्य मिलेगा। दूसरी तरफ से कहने के बाद फ़ोन रख दिया गया। विकास ने रिसीवर क्रैडल पर रखा और वापस शयन कक्ष में आ गया। अलका अभी तक बेहोश पड़ी थी। उसकी भोली निष्कपट सूरत देखकर उसे उस पर बहुत प्यार आ रहा था। साथ ही साथ उसका दिल ये सोचकर काँप उठता था कहीं अलका किसी संकट में ना पड़ जाए। वो प्यार भरी नज़रों से उसे देखता रहा और सोचता रहा, अलका को अपनी जीवन संगनी बनाएगा और उसे दुनिया के सारे सुख देने की कोशिश करेगा। हत्या का रहस्य पार्ट 9। अलका को जब होश आया तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठी, फिर खोई खोई नज़रों से विकास को देखने लगी। विकास ने पुकारा, अलका? वो चौंकी, फिर धीरे से पूछा, मैं कहाँ हूँ विकास? मेरे फ्लैट में। लेकिन तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? कानून से बचाने के लिए। मतलब? मैंने क्या किया है? भावनाओं में बहकर तुमने क्या कर डाला है तुम खुद भी नहीं जानती अलका। तुमने अपने पिता का कत्ल कर दिया। नहीं, ये झूठ है। अलका चिल्ला उठी। जो हो गया उसे भूल जाओ। मैं जानता हूँ तुम्हारे बदन में एक पवित्र आत्मा है जिसे सत्य के खुशबूदार फूलों से प्यार है, जो मानवता को प्यार करती है। अपने पापा को तुम देवता समझती थी, लेकिन जब तुमने उनका देवता वाला रूप टूटते हुए देखा तो तुम अपने आपे में नहीं रही, अपनी चेतना खो बैठी। शायद अचेतना में तुमने अपने पापा की हत्या कर दी है। काश टेलीफोन पर मैं तुम्हारे पापा की बातें तुम्हें ना सुनाता। लेकिन मैंने पापा को मारा कब? अंधेरे में मैं भी ठीक से नहीं देख सका, लेकिन इस समय भी तुम्हारा दायां हाथ खून से सना हुआ है। उसने हाथ पर लगे सूखे खून को देखा, फिर बुरी तरह रो पड़ी। उसका दुख देखकर विकास की आंखें भी भीग गईं। हत्या का रहस्य पार्ट 10। विकास ने सावधानी से पेपरों को बैग में बंद किया, फिर अपने फ्लैट से बाहर आ गया। अभी भी चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। दाएं बाएं नज़र दौड़ाकर वो टैक्सी को तलाश करने लगा। जब टैक्सी कहीं भी दिखाई नहीं दी तो वह स्टैंड की तरफ पैदल ही चल पड़ा। बार बार उसके सामने अलका का चेहरा आ जाता था। अलका का दुख देखकर उसका भी मन भर आया था, लेकिन उसने निश्चय कर लिया था वो हर हालत में अलका को इस मुसीबत से बाहर निकाल कर ले जाएगा। तभी एक चरमराती हुई कार उसके पास आकर रुकी। वो हड़बड़ा कर एक तरफ हट गया। कार के अंदर से एक अट्ठास उभरा। फिर कहा गया, डर गए? वाह मेरे शेर। विकास ने खिड़की से झांक कर देखा तो तीव्र स्वर में बोला, अरे असलम, तुम? हाँ मैं ही हूँ। कहाँ जा रहे हो इस भारी सर्दी में, इतने अंधेरे में? यार माल रोड तक जाना है, कोई टैक्सी नहीं मिल रही है। ठीक है आजा, बैठ जा, मैं पहुँचा देता हूँ।
विकास कार का दरवाज़ा खोलकर अंदर असलम के साथ बैठ गया। असलम ने जब कार को गति दे दी तो विकास ने पूछा, तुम इस समय कहाँ जा रहे हो? मैं तो रोज़ इस समय 40 किलोमीटर की ड्राइविंग करता हूँ। सच में यार, मज़ा आ जाता है। तुम बताओ, तुम्हारा अलका का आजकल इश्क कैसा चल रहा है? यार वो बहुत अच्छी लड़की है असलम, उसने तो मेरी मन ही बदल के रख दिया। अगर उसने मुझसे शादी कर ली तो मेरा जीवन खुशियों से भर दे जाएगा। लेकिन उससे तो तुम दल के हित के लिए मिले थे ना? हाँ, लेकिन अब मैं उसे अपनी जीवन संगनी के रूप में देखने लगा हूँ। वाह, लो इसी खुशी में सिगरेट पियो। तुम भी पियो। विकास सिगरेट होठों से लगाते हुए बोला, नहीं, ड्राइविंग के समय मैं सिगरेट नहीं पीता। कहते हुए असलम ने लाइटर से उसकी सिगरेट सुलगा दी। दोनों एक ही दल के सदस्य थे, लेकिन दल के नियमों के अनुसार भेद आपस में बनाए रखते थे। लेकिन विकास को मालूम नहीं था आज उसका ही दल उसकी जान का दुश्मन बना हुआ है। असलम को उसके लिए यमराज बनाकर भेजा गया था। सिगरेट की कुछ कश लगाते ही विकास को ऐसा लगा जैसे उसे नींद आ रही है। उसने बोलना चाहा, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। असलम उसकी तरफ देखता हुआ विशैले स्वर में बोला, तुम कुछ ही क्षणों में बेहोश हो जाओगे विकास। फिर मैं रस्सी से गला घोट कर तुम्हारी लाश को गटर में फेंक दूंगा। नहीं। बड़ी कठिनाई से उसके कंठ से सिर्फ इतनी ही आवाज़ निकली। बॉस का आदेश है दोस्त, उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा। फिर विकास की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। कार को उसने एक किनारे रोक दिया। फिर जेब से एक रेशमी डोरी निकाली और विकास के गले में फंदा बनाकर डाल दी और ज़ोर ज़ोर से झटके देने लगा। जब उसे विश्वास हो गया कि विकास मर चुका है तो उसने डोरी समेटकर जेब में डाली और ब्रीफकेस खोलकर देखने लगा। उसमें ज़रूरत के सभी कागजात मौजूद थे। सामने ही एक गटर दिखाई दे रहा था। असलम ने विकास की लाश को उठाकर वहां तक ले गया और गटर का ढक्कन उठाकर लाश अंदर डाल दी। थोड़ी देर बाद उसकी कार फिर से सड़क पर दौड़ रही थी। हत्या का रहस्य पार्ट 11। दूसरी सुबह सारा देश स्तब्ध रह गया। देश के महान नेता शिव प्रताप सिंह की हत्या का समाचार आग की तरह सारे देश में फैल चुका था, जिसकी जनता पूजा की हद तक इज्जत करती थी। सारा देश शोक में डूब चुका था। उनकी कोठी के सामने भारी भीड़ एकत्रित हो गई थी, लेकिन राजन इकबाल अपनी कोठी पर वापस आ गए थे। इकबाल ने पूछा, गूंगे से कुछ फ़ायदा पहुंचेगा? नहीं, शायद कोई फ़ायदा ना पहुंचे। क्यों? वो गूंगा होने के साथ साथ बहरा भी है, और अगर अनपढ़ हुआ तो वो हमें कुछ भी नहीं बता सकेगा। तब तो वो जूता ही काम आ सकता है। एक जूते से अपराधी तक कैसे पहुंचा जा सकता है? तब तो मैं अपनी सपनों की दुनिया में पहुंचने जा रहा हूँ, इकबाल ने कहा और सूट बूट सहित ही बिस्तर में घुस गया। 10 बजे वो सोकर उठा। फ्रेश होने के बाद वो तैयार हुआ और मोटरसाइकिल उठाकर बाहर निकल आया। रात की घटना ने उसे बोर कर दिया था। आज उसने एक मोटी कॉपी भी डिक्की में रख ली थी। सलमा यानी अपनी सल्लो डार्लिंग के बिना उसे मनोरंजन में मज़ा नहीं आता, इसलिए वो सीधा उसी के बंगले पर पहुंचा। सलमा उस समय साड़ी पहनने के बाद बालों में कंघी कर रही थी। इकबाल अंदर प्रविष्ट होता हुआ बोला, जुल्फ़ों को जब देखा दर्पण में तो नागिन का आभास होने लगा। गंजी को जब देखा दर्पण में चिकने मटके का आभास होने लगा। सूरज जब देखी रूबरू हमने हमें परी का आभास होने लगा। सलमा एकदम मुड़ी और अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाती हुई बोली, आते ही बकवास शुरू हो गई तुम्हारी। विश्व के प्रसिद्ध कवि झकराज की झक को तुम बकवास बोलती हो? खुदा तुम्हारी ज़ुबान पर चीनी के दाने बैठाए और मिठाई खिलाए। मुबारक हो तुम्हें, बधाई हो तुम्हें मेरी झक को बकवास कहने वाली। मौत क्यों नहीं आ जाती आने वाली। एक को तुम ठीक तो हो? कहीं तुम्हें दौरा वौरा तो नहीं पड़ गया? हाँ, पड़ गया है। मुझे ऐसे ही दौरे पड़ते रहेंगे और मैं रोता रहूँगा, इकबाल ने कहा और फिर सचमुच रो पड़ा।
उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहते देखकर सलमा तड़प उठी। उसे पकड़कर पलंग पर बिठाया और आंसू पोंछते हुए प्यार भरे स्वर में बोली, बहुत दुखी लगते हो, क्या हुआ? जिसकी किस्मत में दुख लिखा हो वो बात क्या बताएगा? सलमा कुछ क्षण सोचती रही, फिर उसके गले में हाथ डालकर मुस्कुराती बोली, सच सच कहूँ? कहो। तुम्हारी झक बहुत प्यारी थी, तुम अपनी झकों की पुस्तक क्यों नहीं छापते? सच कह रही हो? हाँ। इकबाल के कंठ से खुशी की आवाज़ निकली और उसने फिर सलमा को उठा लिया और उसे गोद में उठा उठा ही नाचना शुरू कर दिया। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मेरी साड़ी खराब हो जाएगी। अरे साड़ी तो मैं नई ला दूंगा, तुझे वो पहना दूंगा। तू मेरी झक की तारीफ करती जा, तुझे नई लिख लिख कर दिखा दूंगा। ओके बाबा, तुम्हारी बात पे विश्वास कर लिया, आप छोड़ो। इकबाल ने उसे ज़मीन पर खड़ा कर दिया। सलमा ने पहले साड़ी ठीक करी, फिर बोली, तुम्हारी आंखों में अभी भी आंसू हैं। अरे सल्लो डार्लिंग, पहले गम के आंसू थे, अब खुशी के आंसू हैं। कहो तो तुम्हारी साड़ी से पोंछ लूँ? ठीक है, पोंछ लो। इकबाल ने साड़ी के पल्लू से पहले आंसू पोंछे और फिर छू छू करके उसमें नाक छिनक दी। अरे ये क्या किया? तुम्हारी साड़ी को पवित्र कर दिया। बुरा मानने की बजाय सलमा मुस्कुराई, फिर उसके गाल पर प्यार से चपत लगाती हुई बोली, गंदे कहीं के, अब मुझे साड़ी बदलनी पड़ेगी। कहने के साथ ही वो दूसरे कमरे में चली गई। साड़ी जल्दी बदल कर आना, मुझे कहीं जाना है। थोड़ी देर बाद सलमा कमीज़ पैंट पहन कर आ गई। फिर उसने पूछा, कहाँ जाना है? दैनिक सुबह के ऑफिस में। सुना है उसके मालिक रामानंद नई रचनाओं को बड़े उपहास से छापते हैं। फिर तुम्हें वहां जाके क्या करना है? तुमने कौन सी कहानी या उपन्यास लिखे हैं? अरे मैंने तो वो चीज़ लिखी है जिसे दुनिया में मेरे अलावा कोई लिख ही नहीं सकता। उसे छप तो जाने दो, फिर सारी दुनिया अपन को सम्राट कहेगी। जग सम्राट? यस माई सल्लो डार्लिंग। सलमा हंस पड़ी, फिर दोनों बाहर आ गए। सलमा ने पिछली सीट पर बैठकर इकबाल की कमर में हाथ डाल दिया। अगले ही पल मोटरसाइकिल सड़क पर दौड़ने लगी। इक्को, तुम्हें मालूम है रात में स्वतंत्र पार्टी के नेता शिव प्रताप सिंह का कत्ल कर दिया गया? सल्लू डार्लिंग, कहो। अब अगर तुमने उस कत्ल के बारे में कोई बात करी तो मैं ही यही मोटरसाइकिल से उतर के सिर के बल दौड़ने लगूंगा। अरे 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 अरे, तुम तो जड़ से ही उखड़ गए। अरे यार, उखड़ूंगा ही ना, रात भर वहीं झक मारता रहूं। अब आपके साथ मनोरंजन करने निकला हूं और आप फिर से उसी में मुझे घुसेड़ रही हैं, समझिए आप? ओके बाबा, समझ गई, खफा मत हो। मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी कि उनका कत्ल कैसे हुआ। हाँ, पूछना भी मत, वरना मैं आत्महत्या कर लूँगा। सलमा फिर कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर के बाद दोनों दैनिक सुबह अखबार के मालिक रामानंद के दफ्तर में बैठे हुए थे। उसने नेताओं वाले कपड़े पहने थे, सिर पर गांधी की टोपी और आंखों में नज़र का चश्मा था। उन्हें गौर से देखने के बाद वो बोला, अगर मैं भूल नहीं कर रहा हूँ तो शायद आप राजन के साथ ही हैं। आपने ठीक पहचाना अंकल। लेकिन बेटे, मैं तो अखबार पुस्तकें छापता हूँ, यहाँ जासूसी का क्या काम? अरे अंकल, हम यहाँ जासूसी करने नहीं आए हैं, बल्कि इकबाल आपके प्रकाशन में झकों का पिटारा नाम से अपनी रचना छपवाने आया है। सलमा बोली, बड़ी शानदार कविताएं हैं। कमाल है, जासूस और कविताएं, आश्चर्य की बात है। आप जो भी समझना चाहें समझ सकते हैं, लेकिन मेरे इस झक काव्य खंड को छापने का आश्वासन दे दीजिए बस। इकबाल बोला, ठीक है बेटे, मैं ज़रूर छापूंगा। रामानंद बोले, लेकिन तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। क्या? मेरी चुनाव सभाओं में तुम अपनी झक जनता को सुनानी पड़ेगी, ताकि जब नेताओं के भाषण से जनता बोर हो जाए तो उनका मनोरंजन हो सके। ओहो अंकल, आप तो काफ़ी बुद्धिमान हैं। आपकी पार्टी का नाम क्या है? जनता सुखदाई पार्टी। ठीक है अंकल, हमें मंजूर है। हम जग सुनाकर जनता को अवश्य सुख पहुंचाएंगे। रामानंद मुस्कुरा दिए, फिर सलमा व इकबाल उनसे विदा लेकर बाहर आ गए। हत्या का रहस्य पार्ट 12।
देश में चुनाव होने वाले थे, हर पार्टी अपनी नीति निर्धारित कर रही थी। ऐसे समय में विरोधी पार्टी के एक नेता की मृत्यु ने हंगामा मचा दिया था। सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस एल के नेता संजीव कुमार को लोग शोक भरी निगाहों से देखने लगे थे, क्योंकि शिव प्रताप सिंह संजीव कुमार के लिए एक चुनौती बन गए थे। संजीव कुमार जनता सुखदाई पार्टी के नेता रामानंद पर कीचड़ उछाल रहे थे और खुलेआम कह रहे थे शिव प्रताप सिंह के कत्ल में रामानंद का हाथ हो सकता है। लेकिन पुलिस को श्याम नारायण पर शक था, जो स्वतंत्र पार्टी के नेता शिव प्रताप सिंह को हटाकर खुद नेता बनने की फिराक में था। राजन ने तीनों नामों पर विचार किया था, लेकिन वो खुद उलझ कर रह गया था। बिना प्रमाण के वो किसी को भी कातिल नहीं ठहरा सकता था। अब एक ही सूत्र रह गया था, गूंगा। समाचार पत्र वालों ने गूंगे के ढेरों चित्र समाचार पत्रों में छाप दिए थे और उसे बहुत बड़ा अपराधी बताया गया था। गूंगे को इंस्पेक्टर बलबीर ने हवालात में बंद कर दिया था। बलबीर उस समय चौंका जब बाहर से एक औरत के रोने पीटने की आवाज़ें सुनाई दी। बलबीर जैसे ही बाहर निकला तो वो औरत रोते हुए बोली, दरोगा जी, हमारे गूंगे को छोड़ दो, वो बहुत शरीफ आदमी है। लेकिन उसने एक हत्या की है। अरे हमारे गूंगे ने कभी एक चींटी भी नहीं मारी है साहब, फिर वो इतना बड़ा आदमी कैसे मार सकता है? क्या नाम है तुम्हारा? बलबीर ने पूछा। भागवंती। गूंगा तुम्हारा क्या लगता है? हमारा पति है। हमारा बच्चा का एक ही सहारा है। उसको कुछ हो गया, हमारा बच्चा भूखा मर जाए दरोगा जी। गूंगे की गिरफ्तारी की खबर तुम्हें किसने दी? माई बाप जगन बाबू ने अखबार में छपी फोटो दिखाई थी। मैं तो उस समय रो रो कर हल्कान हुई जा रही थी। गूंगा क्या काम करता था? मजूरी करता है साहब। कल भी क्या रात को मजूरी करने गया था? गया तो सवेरे था साहब, लेकिन रात तक वापस ना आया। किसी जालिम ने उसे फंसा दिया है साहब, मुझे उससे मिलवा दो। बलबीर ने पास खड़े सिपाही से कहा, इसे गूंगे से मिलवा दो। सिपाही उसे हवालात तक ले गया। गूंगे ने सलाखों के पीछे से उसे देखा तो पहले गूंगू करता रहा और फिर रो पड़ा। हत्या का रहस्य पार्ट 13। राजन इस समय घर पर बैठा हुआ था कि उसी समय फोन की घंटी बज उठी। राजन स्पीकिंग। मैं इकबाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? गूंगे से हवालात में एक औरत मिलने आई थी जो खुद को गूंगे की बीवी कहती है। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। थोड़ी देर में राजन अपनी कार के द्वारा थाने पहुँच गया। इकबाल थाने के बाहर ही खड़ा था। उसे वहीं से निगरानी करने का आदेश देकर राजन बलबीर के पास पहुंचा। पूछने पर बलबीर ने भागवंती के बारे में राजन को सब कुछ बता दिया। ठीक है, उसे बुलाइए अंकल, मैं उससे कुछ पूछना चाहता हूँ। बलबीर ने सिपाही को भेजकर भागवंती को बुलवा लिया। राजन ने उसे सिर से लेकर पांव तक देखा, फिर उससे पूछा, तुमको कैसे मालूम हो कि गूंगा हवालात में है? अखबार में फ़ोटो देखी थी साहब। कहाँ रहती हो? पानवाड़ा झुग्गी झोपड़ी में। राजन गुर्राते हुए बोला, वहाँ तो अनपढ़ों की आबादी है। कितने लोग अखबार खरीदते और पढ़ते हैं वहाँ पर? भागवंती बौखला कर इधर उधर देखने लगी। उत्तर दो। कोई नहीं साहब। बलबीर प्रशंसा भरी नज़रों से राजन की तरफ देखने लगा। इतनी गहराई तक तो उसने भी नहीं सोचा था। अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे शिव प्रताप सिंह हत्याकांड के सिलसिले में कोई मजबूत सूत्र मिलने वाला है। सच सच बताओ भागवंती, तुम्हें गूंगे की खबर किसने दी थी, वरना तुम्हें भी हवालात में बंद कर दिया जाएगा। साहब, भागवंती हाथ जोड़कर बोली, फोटो तो मैंने अखबार में ही देखी थी साहब, लेकिन उस अखबार को एक आदमी लेकर आया था मुझे दिखाने के लिए। अपना नाम उसने जगन बाबू बताया। तुम उसे जानती हो? नहीं साहब, उस दिन उसे पहली बार देखा था। ठीक है, उसका हुलिया बताओ। लंबा कद, भारी शरीर, घनी मूछें, काला रंग, पजामा कुर्ता व खद्दर का मोटा कोट पहने था। सिर पर गांधी की टोपी भी थी। कोई नेता लगता था साहब।
जगन ने क्या बताया तुम्हें? यही साहब कि तुम्हारे पति एक बड़े आदमी के कत्ल के सिलसिले में हवालात में बंद हैं। लेकिन उसने तो कभी मच्छर भी नहीं मारा है साहब, फिर वो किसी का क्या कत्ल करेगा? राजन कुछ क्षण सोचता रहा, फिर अंग्रेजी में बलबीर से बोला, अंकल गूंगे को छोड़ दीजिए। क्या कह रहे हो राजन? आप मेरी ज़मानत पर छोड़ दीजिए अंकल, मेरे दिमाग में एक योजना है, बाद में आपको बताऊंगा। कोई दूसरा अगर ये बात कहता राजन तो मैं कभी ना मानता, लेकिन मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, बलबीर ने कहा और एक सिपाही द्वारा गूंगे को वहीं बुला लिया। गूंगे की आंखों में आंसू थे। राजन ने इशारे से उससे पूछा, ये नोटा भरा बैग तुम्हें किसने दिया था? उसने अज्ञानता में सिर हिला दिया। अभी उसे देखोगे तो पहचान लोगे? उसने हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद बलबीर ने भागवंती को गूंगे के साथ ले जाने की इजाज़त दे दी। हत्या का रहस्य पार्ट 14। अपने घर आकर गूंगा खुद पर काबू नहीं रख सका और अपने बीवी व बच्चों से लिपट कर ऐसा रोया जैसे वर्षों से बिछड़ा हुआ हो। शाम उस समय ढल रही थी। रात का ठंडा अंधेरा चारों तरफ फैलने लगा था। तभी किसी ने गूंगे का घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? भगवंती ने पूछा। खोलो बहन, मैं हूं जगन। भगवंती ने दरवाजा खोल दिया। सामने जगन खड़ा था। तुम? हाँ बहन, क्या तुम्हारे पति वापस आ गए? भगवान की दया है साहब, मेरा रोना दरोगा से देखा नहीं गया, उसने मेरे गूंगे को छोड़ दिया। मालिक को बहुत चिंता लगी हुई थी, अब उनकी चिंता दूर हो जाएगी। ये कुछ रुपए मालिक ने तुम्हारे और बच्चों के लिए भेजे हैं। इतने सारे नोट? मालिक बड़े दयालु हैं, किसी भी नौकर की तकलीफ उनसे देखी नहीं जाती। तुम्हारे पति को तो वो बहुत चाहते हैं। उसे इसी समय मालिक ने बुलाया है। काहे? क्या काम है ये तो वही जाने। मुझे उसे लाने के लिए भेजा है। भागवंती ने नोटों को बटुए में रखा, फिर गूंगे को जाने की इजाज़त दे दी। थोड़ी देर बाद गूंगा उसके साथ सड़क पर चला जा रहा था। जगन बार बार इधर उधर देख रहा था, जैसे उसे शक हो कहीं कोई उसकी निगरानी तो नहीं कर रहा। एकाएक उसे एक व्यक्ति अपने पीछे आता दिखाई दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। पीछा करने वाला कोई और नहीं, इकबाल था। उसने ओवरकोट व सिर पर हैट पहना हुआ था। एक गली में मुड़ते ही जगन ने जेब से रिवॉल्वर निकाला और गूंगे के सर पर रखकर दाग दिया। गूंगा वहीं जमीन पर गिर पड़ा और ठंडा पड़ गया। इकबाल कुछ क्षण के लिए गूंगे की लाश के पास ठिठका और फिर भागने लगा, क्योंकि भागते कदमों की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। गली के बाहर निकलते ही इकबाल ने जेब से रिवॉल्वर निकाला और चिल्लाया, रुक जाओ, तुम इस समय मेरे रिवॉल्वर के निशाने पर हो। लेकिन वो नहीं रुका, बल्कि भागते हुए उसने इकबाल पर एक फायर झोंक दिया। गोली इकबाल के सिर के पास से निकल गई। इकबाल का कलेजा तक कांप उठा, क्योंकि वो बाल बचा था। अब इकबाल ने भी फायर करना शुरू कर दिया, लेकिन इस तरह की गोली जगन को ना लगे, क्योंकि वो इसे जिंदा पकड़ना चाहता था। अब दोनों तरफ से गोलियां चल रही थीं। तभी एक कार वहां से गुजरी। जगन हाथ से इशारा करता हुआ जोर से चिल्लाया, ठहरो। कार धीमी हो गई और उसकी खिड़की से एक फायर हुआ। जगन की एक चीख सन्नाटे में गूंजी और वो वहीं ढेर हो गया। कार भागती चली गई, फिर नजरों से ओझल हो गई। इकबाल भागता हुआ उसके पास पहुंचा और फिर उस पर झुककर बोला, देखा, अपराध करने का यही हश्र होता है। जिनके लिए तुम अपनी जान पर भी खेल जाया करते थे, आज उन्होंने ही तुम्हें गोली मार दी। अब तो तुमको उनका पर्दाफाश कर देना चाहिए। बलदेव कुमार। जगन इतना ही कह सका, फिर उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। हत्या का रहस्य पार्ट 15। इकबाल ने राजन को सारी कहानी सुना दी। राजन कुछ क्षण खामोश रहा, फिर बोला, ये तो बहुत बुरा हुआ। क्यों? गूंगा ही हमारे हाथ में एकमात्र सूत्र था, वो भी हाथ से निकल गया। और जगन, उसकी लाश को तुम्हें यूं छोड़कर नहीं आना चाहिए था। जिस रिवॉल्वर से उसने गूंगे को गोली मारी थी, उसी के पास होगा।
लेकिन वो उसकी जेब में नहीं था, तब उसके आसपास कहीं गिरा होगा। यार मैंने तो रिवॉल्वर और लाश दोनों से हाथ जोड़कर कहा था चलिए मेरे साथ, राजन को आपके बिना तसल्ली नहीं होएगी, लेकिन वे भी पट्टे ढीठ थे, माने ही नहीं। इकबाल बुरा सा मुंह बनाकर बोला, अरे बेवकूफ़, वही रिवॉल्वर ये सिद्ध कर सकता है कि उससे गूंगे की हत्या हुई है, और वो रिवॉल्वर जगन का है जो शिव प्रताप सिंह के हत्यारे का साथी है। चलो हमें इसी समय उस लाश के पास चलना होगा। यार भागवंती भी तो इस बात की गवाही दे सकती है कि जगन ही गूंगे को अपने साथ ले गया था। अरे मूर्ख, ये भी तो हो सकता है वो व्यक्ति मेकअप में हो। ओह, इस बात की तरफ तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। फिर थोड़ी देर के बाद राजन की स्पोर्ट्स कार सड़क पर दौड़ रही थी। इकबाल बोला, मरने से पहले उसने बलदेव कुमार का नाम लिया था। तुम चिंता मत करो, उससे भी निपट लेंगे। लेकिन तुम उसे नज़रअंदाज क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो पार्टी बलदेव कुमार की जानता हूँ, वो ख़तरनाक नेताओं में से एक है। अच्छा, फिर ठीक है। थोड़ी देर के बाद गूंगे की लाश के पास जाकर कार रुकी। उसकी खून से लथपथ लाश अभी तक ज़मीन पर पड़ी थी। यार मुझे तो उसके बीवी बच्चों का ख्याल आ रहा है, जिन्हें देखकर ये फूट फूट कर रोया था। अब उनका क्या होगा? ये तो सिर्फ शतरंज के मोहरे हैं, राजन तीखे स्वर में बोला। राजनीति के मैदान में ऐसे मोहरे तब तक पिटते रहेंगे जब तक गांधी की टोपी लगाए गांधी के भूखे भेड़िए इस धरती पर जीवित हैं। क्या ऐसे भूखे भेड़िए नेता ख़त्म नहीं हो सकते? जब तक ये धरती फसलें उगलती रहेगी तब तक ये भूखे भेड़िए ऐसे ही पैदा होते रहेंगे। इकबाल ने कार को फिर से आगे बढ़ा दिया। कुछ मिनट चलने के बाद इकबाल ने एक जगह कार रोकी, फिर चौंकता हुआ बोला, हैं? उसकी लाश यहाँ से कहाँ उड़ गई? लाश उड़ती नहीं है, गायब हो जाती है। लेकिन तुम्हें अच्छी तरह याद है लाश यहीं पर थी। 100% मैं भूल ही नहीं सकता। तब यहाँ खून के धब्बे होने चाहिए। चलो ढूंढते हैं। टार्च की रोशनी में देखा गया, लेकिन वहाँ कोई खून का धब्बा नहीं था। वे लोग बहुत चालाक मालूम होते हैं। वे राजनीति में दखल रखते हैं, इसलिए चालाक तो होंगे ही, राजन बोला। लेकिन लाश को गायब करने का क्या कारण हो सकता है? उसके व्यक्तित्व को छुपाना ताकि हम लोग उसके द्वारा उन तक ना पहुंच सकें। लेकिन यह सब तुम्हारी मूर्खता के कारण हुआ है। तुम्हें लाश छोड़कर नहीं आना चाहिए था। यार मैंने तो लाश से कहा था कि मुझसे चिपकी रहो, लेकिन वो मानी नहीं। अब मेरी क्या गलती है? राजा ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और चारों तरफ निगाहें दौड़ाकर देखने लगा। अरे लाश इधर उधर नहीं खिसक सकती है प्यारे, तुम क्या ढूंढ रहे हो? अरे हो सकता है आसपास कहीं फेंक दी हो, लेकिन ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहाँ कुछ समय के लिए लाश को छुपाया जा सके? गटर? हाँ, अब तुमने बुद्धिमानी की बात की है। वो देखो, गटर का ढक्कन दिखाई दे रहा है। आओ देखें। यार तुम जाओ, मैं इतनी शानदार दुर्गंध सूंघने में विश्वास नहीं रखता। ठीक है, तुम बाहर खड़े होकर खुशबू सूंघना। ऐसे काम के समय में मुझे दुर्गंधी खुशबू से ज़्यादा अच्छी लगती है, राजन ने कहा और गटर का ढक्कन हटा दिया। तेज़ दुर्गंध का झोंका आया। इकबाल नाक पकड़कर तेज़ी से पीछे हट गया, फिर बोला, तुम इस नर्क में घुसोगे? हाँ, खुदा तुम्हें बुद्धि व दुर्गंध के भंडार को सूंघने की शक्ति दे। लेकिन राजन पर जैसे दुर्गंध का कोई असर ही ना हुआ हो। वो जब गटर में उतरने लगा तो इकबाल ने पूछा, यार लाश को तलाश करके आखिर तुम क्या कर लोगे? बेवकूफ़ हो तुम। वो लाश अपराधियों के विरुद्ध बहुत बड़ा प्रमाण बन सकती है। ठीक है, खुदा हाफिज़, इकबाल बुरा सा मुंह बना के बोला। राजन मुस्कुरा दिया और अंदर उतरने लगा। हत्या का रहस्य पार्ट 16। अंदर गहरा अंधकार था। राजन ने अपनी शक्तिशाली टॉर्च जला ली थी। क्या हमेशा के लिए अंदर रहने का इरादा है? इकबाल से फिर चुप नहीं रहा गया। तुम अपना मुंह बंद रखो, वरना बाहर आकर मुझे सिलाई करनी पड़ेगी। इकबाल ने जल्दी से दोनों हाथ अपने होठों पर रख लिए। राजन टॉर्च की रोशनी में इधर उधर देखने लगा। गटर में नाली काफ़ी बड़ी व ऊंची थी। राजन आसानी से आगे बढ़ रहा था। तभी वो चौंका। उसे हल्की सी कराहट की आवाज़ सुनाई दी। वो ध्यान से सुनने लगा। आवाज़ दाईं तरफ से उभर रही थी और बहुत ही हल्की थी। टॉर्च की रोशनी में
उसी तरफ बढ़ने लगा। नाली में पानी तो कम था, लेकिन बहाव काफ़ी तेज़ था। शायद 1-2 दिन पहले ही गटर की नाली साफ़ की गई थी। जैसे जैसे वो टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ता जा रहा था, कराहने की आवाज़ और तेज़ होती जा रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद उसे कराहने वाली आकृति दिखाई देने लगी। राजन को देखकर उसने उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ही क्षण धड़ाम से गिरा और बेहोश हो गया। राजन ने अंदाज़ा लगाया कि ये वह व्यक्ति नहीं है जिसकी लाश की उसे तलाश थी। ये कोई नौजवान व्यक्ति था। कीचड़ में सने होने के कारण उसके बदन पर कोई घाव नज़र नहीं आ रहा था। राजन ने उसे कंधे पर लादा और धीरे धीरे वापस लौटने लगा। मुहाने पर आकर वो बोला, सो गए हो या जाग रहे हो? अरे इस बदनसीब की किस्मत में सोना कहाँ, सर्दी में बर्फ़ हो रहा हूँ, इकबाल ने कहा, और जैसे ही मुहाने से झाँक कर देखा, चौंक उठा। राजन ने कंधे पर किसी व्यक्ति को लादा हुआ था। अरे, वो बोला, ये किसे लाद लाए? जिंदा है, पकड़ो। इकबाल ने उसे पकड़कर सड़क पर घसीटा और लिटा दिया। राजन उछलकर बाहर आ गया। टॉर्च की रोशनी में इकबाल ने उसकी सूरत देखी और फिर बोला, अरे वो व्यक्ति नहीं है। मुझे मालूम है, इसे उठाकर कार में डालो। सीट का कबाड़ा करना है क्या? ये बहुत गंदा है, इसे तुरंत उपचार की आवश्यकता है। इकबाल ने उसे जैसे तैसे उठाकर कार की पिछली सीट पर डाला। राजन उसी के पास बैठ गया। इकबाल कार ड्राइव करके थोड़ी देर में अपनी कोठी पर ले आया। वो और कोई नहीं, विकास था। हत्या का रहस्य, पार्ट 17। विकास को जब होश आया तो उसने अपने आप को एक नरम गद्दे के ऊपर पाया। राजन ने खुद उसके कपड़े उतारकर गर्म पानी से नहलाने के बाद गाउन पहना दिया था। एक एक करके पिछली घटनाएं उसके मस्तिष्क में घूमती चली गईं। गटर में उसे टॉर्च के प्रकाश के साथ एक लड़का भी दिखाई दिया था और फिर वो बेहोश हो गया था। असलम ने तो उसे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन भगवान के चमत्कार ने उसे बचा लिया था। होश आ गया आपको? कोमल स्वर में पूछा गया। उसने नज़र घुमाकर देखा, एक खूबसूरत लड़का गर्म गाउन पहने मुस्कुराता हुआ उसके सामने खड़ा था। अगर आप चाहें तो एक कप कॉफ़ी भी ले सकते हैं। विकास ने हाँ में सिर हिला दिया। राजन बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया तो प्लेट में कुछ सैंडविच व एक कप कॉफ़ी थी। विकास ने सैंडविच खाकर कॉफ़ी पी, फिर बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। क्या मुझे एक सिगरेट मिल सकती है? राजन ने जेब से एक 4 स्क्वाट का पैकेट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। अरे, ये तो मेरा ही ब्रांड है। तुम भी इसी ब्रांड की सिगरेट पीते हो? मैं सिगरेट नहीं पीता, लेकिन आप जैसे मेहमानों के लिए हर ब्रांड की सिगरेट रखता हूँ। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं इसी ब्रांड की सिगरेट पीता हूँ? आपकी जेब में इसी ब्रांड का भीगा वो पैकेट मौजूद था, और आपकी उंगलियों से भी यही प्रमाणित होता है कि आप स्मोकर हैं। होश में आते ही आपको सिगरेट की तलब होगी, इसलिए मैं पहले से ही आपके लिए लेकर आ गया था। विकास ने आश्चर्य से राजन की तरफ देखा, फिर सिगरेट सुलगाकर ढेर सारा धुआं उगलते हुए बोला, क्या मैं अपने मसीहाओं का परिचय जान सकता हूँ? जी, मुझे राजन कहते हैं, सीक्रेट एजेंट 999। तो इस समय मैं एक जासूस की शरण में हूँ। राजन ने महसूस किया, कहते हुए उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। तभी दूसरे कमरे में घंटी बजने का स्वर उभरा। राजन मुस्कुराता हुआ बोला, अभी आप आराम करिए, बाकी बातें बाद में होंगी। कहने के बाद राजन दूसरे कमरे में चला गया। विकास सोच रहा था, राजन ने उससे ये क्यों नहीं पूछा कि वो गटर में कैसे पहुंचा। हत्या का रहस्य, पार्ट 18। राजन ने देखा इकबाल के हाथ में एक अलार्म घड़ी है और वो अभी भी बज रही है। ये क्या बदतमीज़ी है? यार, तुम्हें तो जागने की सज़ा मिली हुई है, मुझे तो सोने दो। मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ कि तुम्हारी नींद बल्ब के फ्यूज़ की तरह उड़ जाएगी। नहीं उड़ेगी, तुम बता कर तो देखो। तुम्हें याद होगा, अलका के कमरे में कत्ल वाली रात वैक्स और दिया सलाई 4 फ्लावर सिगरेट का अजला टुकड़ा मिला था, याद है? हाँ याद है। क्यों? वो जो अजनबी जिसको मैं अभी लेकर आया हूँ, उसका नाम विकास है, और उसकी जेब से भी वैसे ही दिया सलाई उसी ब्रांड की सिगरेट के डिब्बे के साथ मिली है। यार, लेकिन ऐसी ब्रांड की सिगरेट पीने वाले तो शहर में सैकड़ों होंगे।
हाँ, लेकिन ये उसी पार्टी का मेंबर है जिस पार्टी में शिव प्रताप सिंह करता धरता थे। इसके पास से मिलने वाले पहचान कार्ड से इसकी जानकारी मिली है। क्या वो कार्ड पानी में नहीं भीगा? पॉलीथीन के पैकेट में लिपटा था इसलिए बच गया। तब तो एक सूत्र हाथ लग गया। हाँ, तभी दोनों चौंके। विकास कमरे में प्रविष्ट हो रहा था। अरे आप क्यों उठ गए? राजन ने पूछा। जी, मैं अपने फ्लैट में फ़ोन करना चाहता हूँ। बिना फ़ोन किए मेरी परेशानी दूर नहीं हो सकती। अच्छा ठीक है, कर लीजिए। विकास रिसीवर उठाकर नंबर घुमाने लगा। राजन ने इकबाल को कुछ इशारा किया। वो उठा और दूसरे कमरे में चला गया। उसमें भी एक फ़ोन था। रिसीवर उठाते ही उसे भारी स्वर सुनाई दिया। हेलो, कौन हो तुम? विकास ने पूछा। मैं कोई भी हूँ, तुम कौन हो? विकास, इस फ्लैट का मालिक जहाँ तुम इस टाइम हो। और अलका कहाँ है? अलका का नाम सुनते ही इकबाल बुरी तरह चौंका। फिर उसका दिमाग इस तरह भिन्नाया कि वो कुछ भी समझ नहीं सका। रिसीवर रखकर वो बाहर आया और राजन को देखते ही बोला, यार तुम्हारा अंदाज़ा तो ठीक निकला। क्या? वह फिर इकबाल ने उसे सारी बातें बता दी। राजन कुछ बोलता उससे पहले ही विकास कमरे से बाहर आ गया और बोला, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया दोस्तों, जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन इस समय मुझे अपने फ्लैट पर जाना होगा। सवेरे चले जाना? नहीं, लगता है मेरी होने वाली पत्नी के साथ कोई अनहोनी हो गई है। बाद में तुम्हें बता दूंगा, लेकिन इस समय मुझे जाने दो। ठीक है, इकबाल तुम्हें कार से अपने फ्लैट पे छोड़ देगा। विकास ने कोई विरोध नहीं किया। हत्या का रहस्य पार्ट 19। वो लंबा व्यक्ति कुछ क्षण रिसीवर को पकड़े खड़ा रहा। फिर संबंध विच्छेद करके उसने टेलीफोन एक्सचेंज के नंबर डायल किए। दूसरी तरफ से आवाज़ आते ही पूछा, जी हेलो, अभी अभी इस नंबर पे फ़ोन किया गया था। क्या आप बता सकते हैं वो नंबर फ़ोन कहाँ से आया था? कुछ क्षण के बाद दूसरी तरफ से उत्तर मिला, 225869 से। धन्यवाद, लंबे व्यक्ति ने कहा। फिर रिसीवर रखकर डायरेक्टरी उठाई। वह नंबर देखते ही उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने रिसीवर उठाकर किसी जगह का नंबर मिलाया और दूसरी तरफ से आवाज़ आते ही बोला, बॉस मैं मदन लाल बोल रहा हूँ। मदन, तुम सब ठीक है? नहीं बॉस, अभी विकास का फ़ोन आया था। स्वर्ग से या नर्क से? बॉस ये मजाक नहीं है, वो जिंदा है। लेकिन उसे तो असलम ने मारकर गटर में फेंक दिया था। नहीं बॉस, वो किसी तरह बच निकला है और उसकी कॉल राजन इकबाल की कोठी से आई थी। अगर तुम्हारी सूचना ठीक है तो ज़रूरी नहीं है कि वो विकास ही हो, वो राजन भी हो सकता है, जो हमारे जैसे लोगों को शिकारी कुत्ते की तरह सूंघ लेता है। तुम जितनी जल्दी हो सके अलका को लेकर फ्लैट से निकल जाओ। लेकिन बॉस, मैं अलका को क्या कहकर संतुष्ट करूँगा? अब तक तो मैं उसे ये कहकर धोखा देता रहा कि मैं विकास का भाई हूँ। वो घर से झगड़ा कर चला गया है। जैसे ही वो वापस आएगा मैं चला जाऊँगा, लेकिन पहले तुम दोनों की शादी करवा दूँगा। कुछ भी हो, तुम अलका को साथ लेकर वहाँ से फ़ौरन निकल जाओ। अगर राजन इकबाल वहाँ पहुँच गए तो गड़बड़ हो जाएगी। कहने के साथ ही दूसरी तरफ से संबंध विच्छेद कर दिया गया। मदन लाल रिसीवर रखकर जैसे ही मुड़ा, अपने सामने पत्थर की बुत के समान खड़ी अलका को पाया। अलका ने चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम? वो मक्कारी भरी मुस्कान में फेरता हुआ बोला, विकास का बड़ा भाई। तुम बकवास कर रहे हो, तुम उसके कुछ नहीं हो। बताओ कहाँ है विकास, वरना मैं पुलिस को फ़ोन करती हूँ। मदन के कंठ से गुर्राहट निकली और उसने आगे बढ़कर अलका की गर्दन दबोच ली। वो छूटने का प्रयास करने लगी, लेकिन वो कहाँ नाजुक सी लड़की और कहाँ वो इतना बलशाली मदन। कुछ ही देर के बाद वो बेहोश होकर मदन की बाहों में झूल गई। मदन ने उसे कंधे पर डाला और कमरे से बाहर निकल गया। हत्या का रहस्य पार्ट 20। इकबाल ने विकास के कहने पर कार एक इमारत के सामने रोक दी और बोला, अगर आप ज़रूरी समझें तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने इतनी तकलीफ़ की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, विकास ने कहा और इमारत की तरफ बढ़ गया। इकबाल ने कार बैक करके कुछ दूर ले जाकर रोक दी। विकास जैसे ही इमारत के अंदर दाखिल हुआ उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया जिसने एक लड़की को कंधे पर लादा हुआ था। उसे पहचानते ही वो बोला, मदन। उत्तर में मदन ने उस पर फायर कर दिया। उसकी एक चीख उभरी और वो वहीं धड़ाम से गिर पड़ा। मदन अलका को कंधे पर उठाकर भागने लगा।
फायर की आवाज़ सुनकर लोगों की घरों की खिड़कियां खुलने लगीं और कुछ लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। इकबाल ने अपनी कार उसके पीछे लगा दी। तभी एक सिपाही गली से प्रविष्ट हुआ और मदन के पीछे भागा। मदन ने उस पर भी फायर कर दिया। एक चीख के साथ वो भी वहीं ढेर हो गया। इकबाल ने कार की हेडलाइट जला दी और तेज़ी से ले जाकर कार को मदन की टांगों के पास रोका। हल्का सा झटका उसे लगा और वो औंधे मुँह गिरा। अलका उछलकर दूर जा गिरी। मदन ने उठकर कार पर फायर कर दिए, लेकिन गोलियां कार की बॉडी से टकराकर बेकार हो गईं। तभी एक तरफ से कई फायर हुए। मदन लाल का जिस्म लहराया और वो वहीं ढेर हो गया। कई गोलियां उसके बदन में समा गईं। अंधेरे के कारण इकबाल समझ नहीं सका फायर किधर से किए गए। कुछ फायर उसकी कार पर भी हुए थे, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। वो कार में ही दुबक गया। थोड़ी देर के बाद जब उसे विश्वास हो गया कि कोई खतरा नहीं है, तो वो कार से उतरकर अलका की तरफ बढ़ने लगा। हेलो, राजन स्पीकिंग। बंदे को जगराज कहते हैं। जगह मुझसे रूठ गई हैं और उन्होंने बनने से इनकार कर दिया है। कभी तो काम की बात कर लिया करो। 3-3 लाशें देखकर मेरी झकें क्या, ये झकराज भी स्तब्ध रह गया है। अलका के साथ इस समय विकास के फ्लैट पे मौजूद हूँ। विकास को 2 गोलियां लगी हैं, लेकिन अभी उसमें जान बाकी है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। राजन ने इंस्पेक्टर बलबीर को फ़ोन करके सारी स्थिति से अवगत कराया और खुद मोटरसाइकिल द्वारा विकास के फ्लैट पर पहुंच गया। इकबाल अलका के साथ वहीं मौजूद था। अलका बेहोश थी। बलबीर भी दलबल के साथ वहां पहुंच गया। घायल विकास को तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया गया। एक साथ 2 लाशों को देखकर राजन भी चकरा गया। अभी एक हत्या का रहस्य नहीं सुलझा था और हत्याएं पर हत्याएं होती जा रही थीं। वो विकास का ही फ्लैट था। आसपास वाले उसे एक शरीफ नौजवान के रूप में जानते थे। उनके अनुसार वो कहीं नौकरी करता था। किसी को नहीं मालूम था कि वो एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता है। अलका के बारे में वहाँ किसी को ज्ञान नहीं था कि वो कौन है और कहाँ से आई है, लेकिन मदन को पड़ोसियों ने अवश्य पहचान लिया था, जिसने उन्हें खुद को विकास का बड़ा भाई बताया था। मदन के बारे में इतनी ही जानकारी प्राप्त हो सकी। अलका को राजन ने अपनी कोठी पर पहुंचा दिया था। कार्यवाही पूर्ण होते होते सवेरा हो चुका था और इकबाल का नींद के मारे बुरा हाल हो रहा था। राजन जब बलबीर के साथ थाने जाने लगा तो वो आंखें खुली रखने की कोशिश करता हुआ बोला, यार यूँ तो तुम मुझे सोने नहीं दोगे। बस एक गोली मार दो ताकि चैन से सो सकूं। घर चले जाओ और वहाँ जाके आराम करो। इकबाल को यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि राजन की आंखों में लेश मात्र भी नींद नहीं थी। उसने उनादी से पलकें झपकाई और फिर मोटरसाइकिल द्वारा कोठी पर आ गया। तभी भोलू ने आकर सूचना दी कि साहब वो होश में आ गई। कौन? अलका? जी हाँ। कह दो सो जाए, लेकिन वो पुलिस स्टेशन जाने को कह रही है। इकबाल नींद से लड़खड़ाता हुआ कमरे में प्रविष्ट हुआ और सोफे पर गिर पड़ा। फिर पूछा, कहो क्या चाहती हो? इकबाल, मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो। वहाँ चाट नहीं मिलती यार, अभी आराम करो, मैं तुम्हें शाम को चाट ला दूंगा। मैं वहाँ जाकर स्वीकार करूंगी कि मैंने पापा की हत्या की है। पापा? हत्या? इकबाल ने मंद स्वर में कहा, फिर सोफे पर लुढ़क गया और खर्राटे लेने लगा। अलका आश्चर्य से उसे देखने लगी, फिर धम से वो भी पलंग पर बैठ गई। अलका ने जब राजन को देखा तो उसकी आंखें भीग गईं। अलका उससे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। राजन ने उसे तसल्ली दी, फिर सोफे पर बैठाकर पानी पिलाया। जब वो कुछ सामान्य हुई तो राजन ने पूछा, तुम विकास के फ्लैट पे कैसे पहुंच गई? बेहोशी की हालत में वही मुझे उठाकर ले गया था। क्यों? मुझे बचाने के लिए। क्योंकि मैंने पापा की हत्या कर दी। क्या बकवास कर रही हो? ये सच है राजन, और मुझे अपना अपराध स्वीकार भी है। लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों? पापा लालच में अंधे हो गए थे राजन, अपने ईमानदारी व शराफत वाले से भटक गए थे। और तुमने अनुमान कैसे लगाया? मैंने उनकी फ़ोन पर सारी बातें सुन ली थी। वो किसी व्यक्ति से बातें कर रहे थे। कुछ लाख रुपयों के लिए वो पार्टी के घोषणा पत्र से परिवर्तन करके पार्टी का अहित करना चाहते थे। मैंने उन्हें देवता समझा था, लेकिन उस समय वो मुझे राक्षस नज़र आ रहे थे। उनका वो घोषणा पत्र कहाँ है? विकास उस दल का ईमानदार कार्यकर्ता है। वो पत्र मैंने विकास को सौंप दिया है। पत्र में किसी संशोधन की सूचना तुम्हें किसने दी? विकास ने।
और उसे जानकारी कैसे हुई? मैंने इस बारे में कुछ पूछा नहीं। राजन कुछ क्षण अलका को घूरता रहा, फिर उसने पूछा, जिस रात अंकल की हत्या हुई थी उस रात विकास तुम्हारे कमरे में था? हाँ। क्या तुम लोगों का प्यार इतना बढ़ गया है कि वो तुम्हारे कमरे तक आ गया? हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। वो उस रात दूसरी बार मेरे कमरे में आया था। पहली बार उसने मुझे बताया था पापा पार्टी का बहुत बड़ा अहित करने वाले हैं। मैंने विश्वास नहीं किया। तब उसने प्रमाण देने का वायदा करा। हत्या वाली रात उसने पापा की वार्तालाप मुझे सुनाई थी। टेलीफोन पर वो किसी से लाखों रुपए की मांग कर रहे थे। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि तुम्हारे पापा उस समय किसी से सौदेबाजी करने वाले हैं? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। जैसे ही फ़ोन की घंटी बजी विकास ने रिसीवर उठाकर मुझे थमा दिया। यानी विकास को मालूम था उस समय तुम्हारे पापा किसी से सौदे की बात करने वाले हैं? शायद, अलका चौंक कर बोली। विकास तुम्हारे कमरे में कितनी देर रहा? लगभग 2 घंटे। उसने घड़ी भी कई बार देखी होगी। क्या मतलब विकास को निश्चित समय का ज्ञान था कि वो फ़ोन उसी समय आएगा और तुम्हारे पापा उस तरह की बातें करेंगे, और तुम वो बातें सुनकर इतनी क्रोधित हो गई कि तुमने अपने पापा का चाकू से कत्ल कर दिया। चाकू? मेरे पास चाकू कहाँ से आया? फिर तुमने हत्या कैसे की? मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन तुम अपने कमरे से बाहर किसी उद्देश्य से निकली थी ना? हाँ, मैं पापा का पत्र चुराने गई थी। इसके लिए भी विकास ने ही कहा होगा तुमसे? हाँ, तुम्हें कैसे पता? वो छोड़ो, ये बताओ जब तुम बाहर निकली तो क्या हुआ? लाइट चली गई थी और फिर मुझे कुछ पता नहीं। मैं उस समय पापा के कारण बुरी तरह टूट चुकी थी। पत्र उड़ाने के बाद शायद मैं बेहोश हो गई थी। और चाकू कहाँ है? मुझे कुछ पता नहीं। राजन, मेरा सर चकरा रहा है। ये सब क्या हो रहा है? क्या होने वाला है? कहने के साथ ही अलका माथे को रगड़ते हुए सोफे से टेक लगा कर बैठ गई। हुआ कुछ नहीं अलका, बल्कि बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से तुम्हें मूर्ख बनाया गया है। अंकल के विरुद्ध तुम्हें एक मोहरा बनाया गया है। इसकी नींव उसी समय रख दी गई थी जब विकास ने से तुम्हारी भेंट हुई थी। लेकिन विकास तो पहले से ही इस दल का सदस्य है। शायद वो किसी दूसरे दल का सदस्य है और इस दल के लीडर ने तुम्हारे पापा को बदनाम करने के लिए ये षड्यंत्र रचा है, क्योंकि इस चुनाव में तुम्हारे पापा के जीतने के पूरे चांस थे। लेकिन पापा की हत्या वो तुमने नहीं कही है। तो क्या हत्या विकास ने भी नहीं की है? हत्यारा दुश्मन दल का लीडर है और वो पार्टी कांग्रेस एल भी हो सकती है। अपना काम निकलने के बाद उस दल ने अपनी तरफ से विकास की भी हत्या कर दी थी, लेकिन वो बच गया। क्या? विकास कहाँ है? अस्पताल में। उसकी दोबारा हत्या करने की कोशिश की गई थी। मैं विकास से मिलना चाहती हूँ राजन, उसको मेरी ज़रूरत होगी। बहुत प्यार करती है उससे। उत्तर में उसकी आंखों में आंसू आ गए। शायद वो भटक गया था, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं उसे सरकारी गवाह बनाकर बचा लूँगा। दोबारा जब उसे गोली लगी तो तुम्हें बचाने के लिए ही वो अपने फ्लैट गया था। राजन, प्लीज़ मुझे विकास के पास ले चलो। मैंने कहा ना, तुम फिक्र ना करो, वो वहाँ सुरक्षित है। यहाँ से बाहर निकलने पर तुम सुरक्षित नहीं रहोगी। जब तक असली अपराधी गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता तुम यहीं रुको। ठीक है, लेकिन पापा लाखों रुपए जो लेने वाले थे वो सब क्या था? वो सब झूठ है, एक गहरी चाल। विकास जब पहले दिन तुम्हारे कमरे में पहुंचा था तब उसने तुम्हारे पापा की पार्टी से विद्रोह की कहानी तुम्हें सुनाई थी। उसी दिन उसके बास ने पत्र बदलने के लिए उन्हें लाखों रुपए का प्रस्ताव दिया। उस घटना की सूचना उन्होंने तुरंत मुझे दी थी। ये भी बताया था कि उनकी हत्या भी की जा सकती है। दूसरे दिन तुम्हारे पापा को टेलीफोन करने से पहले समय निर्धारित कर लिया गया था। योजना के अनुसार विकास तुम्हारे पास आया। फ़ोन निश्चित समय पर हुआ और विकास ने रिसीवर तुम्हें पकड़ा दिया। अंकल ने दिखाने के लिए लाखों रुपए में पत्र का सौदा कर लिया। इसकी सूचना भी उन्होंने मुझे दी थी, क्योंकि उसी समय एडवांस रुपया भेजने की बात की गई थी। लेकिन जब तक मैं तुम्हारी कोठी पर पहुंचा देर हो चुकी थी। अपराधी किसी कारणवश तुम्हारे पापा की हत्या करके जा चुका था। तो क्या पापा की नीयत नहीं बदली थी? नहीं। ओ गॉड, ये सब क्या हो गया? उसने भर्राए हुए स्वर में कहा। जो होना था वो हो गया, लेकिन अगर तुम ये बयान दे दो कि तुम्हारे पापा पार्टी के गद्दार थे और वो दौलत के लिए बिक गए थे, तो उनकी पार्टी बदनाम हो
हो जाएगी। कोई भी इस पार्टी को वोट नहीं देगा और यही दुश्मन की पार्टी चाहती है। क्या तुम चाहती हो ऐसा हो? नहीं। तो फिर अभी कोई बयान मत देना जब तक मैं ना कहूँ। इस कोठी से बाहर ना निकलना। अलका कुछ नहीं बोली। हत्या का रहस्य पार्ट 23। अलका बेहोश हो चुकी थी। इकबाल ने सहानुभूति भरी नज़रों से अलका को देखा, फिर बुरा सा मुंह बनाता हुआ बोला, बड़े पत्थर दिल हो यार, अब इस नाजुक हसीना को उठाकर कम से कम पलंग पर तो लिटाल दो। ये काम तो मुझसे ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हो। हाँ हाँ, जैसे नाजुक हसीनाओं को उठाकर पलंग पर डालना अपना काम हो, अब यही काम तो रह गया अपनी किस्मत में, इकबाल ने बड़बड़ाते हुए कहा। कल तो तुम कहोगे मुर्दे को उठाकर कब्रिस्तान पहुंचा दो, ये तुम्हारा ख़ानदानी काम है। राजन ने उसे घूर कर देखा, फिर अलका को उठाकर पलंग पर लिटाल दिया। इकबाल ने उसे लिहाफ उड़ा दिया, फिर पूछा, अब क्या सोच रहे हो? शिव प्रताप सिंह की हत्या का रहस्य सब खुलता जा रहा है। कैसे? कोई ईर्ष्यालु राजनीतिक पार्टी शिव प्रताप सिंह को की लोकप्रियता से बौखला उठी थी। बौखलाहट में ही उसने इतना सब कुछ किया है। अब देखना यह है कि वो पार्टी कौन सी है। तुम जानते हो, मुझे राजनीति व राजनीतिक की गंदी उठापटक से सख्त नफरत है। इसमें खादी के कपड़ों पहने नेताओं के मन काले होते हैं। वोट पाने के लिए वो झूठ का पहाड़ तक खड़ा कर सकते हैं, हर काले से काला काम कर सकते हैं। राजन ने उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया, बोला, सत्ता दल पर मुझे विश्वास है, वह ऐसा नीच काम नहीं कर सकता। बलदेव कुमार वाले दल पर मुझे शक है। जगन ने भी मरने से पहले बलदेव कुमार का नाम लिया था। हाँ, इसीलिए तो मैं बलदेव कुमार को चेक करना चाहता हूँ। इकबाल ने कोई उत्तर नहीं दिया। हत्या का रहस्य पार्ट 24। बलदेव कुमार ने दोनों घोषणा पत्रों को एक बार फिर मिलाया और फिर उसके होठों पर विजयी मुस्कान थिरक उठी। दोनों में कोई फ़र्क नहीं था। 1 लाख रुपए के नोट उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। तभी फ़ोन की घंटी बजी। यस, बलदेव स्पीकिंग। रिसीवर उठाकर वो बोला, अरे बॉस, आप कहिए, क्या हुक्म है? काम हो गया? यस बॉस, शिव प्रताप सिंह के पत्र की बिल्कुल कॉपी कर दी है। दोनों का अंतर कोई पहचान ही नहीं सकता। मैं जानता हूँ तुम किसी के भी हस्ताक्षर करने की लिखावट करने की नकल में माहिर हो। कुछ देर में असलम 1 लाख रुपया लेकर तुम्हारे पास पहुँच रहा है। रुपया लेकर दोनों पत्र उसे दे देना। ठीक है बॉस, दे दूँगा। थोड़ी देर बाद असलम हाथ में बैग लटकाए वहाँ पहुँच गया और उसके सामने सोफे पर बैठता हुआ बोला, बॉस तुमसे बहुत खुश हैं बलदेव। काम भी तो ऐसा करा है कि कोई विशेषज्ञ भी पत्रों को देख के तो असली नकली की पहचान नहीं कर सकेगा। दोनों शिव प्रताप सिंह के लिखे हुए नज़र आएंगे। मैं जानता हूँ। अब तुम दोनों पत्र मुझे दे दो। बलदेव ने दोनों पत्र मेज़ की दराज से निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिए। असलम ने उन्हें चेक करा, फिर फुर्ती से कोट की जेब से साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर निकाला। इससे पहले बलदेव को समझ पाता, गोली उसकी छाती में उतर गई और वो कुछ क्षण मुँह व आँखें फाड़े आश्चर्य से असलम को देखता रहा। फिर वहीं सोफे पर गिरकर उसने अपना दम तोड़ दिया। रिवॉल्वर जेब में रखकर जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, चौंक उठा। उसे ऐसा आभास हुआ जैसे बाहर कोई है। वो फुर्ती से दीवार से चिपक गया। रिवॉल्वर फिर उसके हाथ में आ गया था। हत्या का रहस्य पार्ट 25। इकबाल ने नेम प्लेट को पढ़ा। बलदेव कुमार BA LLB एडवोकेट। हाँ, ये पटा तो वकील निकला। वो बुदबुदाया। जैसे ही दोनों अंदर प्रविष्ट हुए, ठिठक कर रुक गए। अंदर कुछ गड़बड़ लगती है, राजन बुदबुदाया। हाँ, शायद साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर से फायर किया गया है। वे लोग कुछ करते उससे पहले ही असलम बाहर निकला। उसके एक हाथ में बैग और दूसरे हाथ में साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर था। खामोशी से अपने हाथ ऊपर उठा लो। दोनों ने हाथ ऊपर उठा लिए। इकबाल ने कलाई से घड़ी उतारकर हाथ में पकड़ ली थी। हाथ ऊपर उठाने के साथ साथ उसने घड़ी उसकी कलाई पर खींच मारी। फायर हुआ, लेकिन गोली दीवार में धंस गई। इकबाल हवा में उछला और उसके सीने पर ठोकर जड़ दी। वो उछलकर दूर जा गिरा। रिवॉल्वर उसके हाथ से छिटक कर दूर छूट गया। जैसे ही वो उछलकर खड़ा हुआ, इकबाल ने उसके चेहरे व पेट पे घूंसे जड़ दिए और एक भरपूर ठोकर उसके घुटने में जड़ दी।
उसके कंठ से दर्द भरी चीख निकली और वो वहीं ढेर हो गया। फिर इकबाल अपनी व राजन की टाई से उसके हाथ पांव बांधने लगा। राजन ने उसका बैग खोला और घोषणा पत्र निकाल कर देखने लगा। फिर उसकी आंखें आश्चर्य से फैलती चली गई। दोनों पेपर राजन ने इकबाल की तरफ बढ़ाए और ख़ुद पुलिस को फ़ोन करने के लिए कमरे में चला गया। उसे विश्वास था उस व्यक्ति के द्वारा वो असली अपराधी तक पहुंच जाएगा। हत्या का रहस्य पार्ट 26। दैनिक सुबह का मालिक व राजनीतिक लीडर रामानंद अपने ऑफिस में बैठा बेचैन नजर आ रहा था। बार बार उसकी नज़र दरवाजे की तरफ उठ जाती थी, जैसे उसको किसी के आने का इंतज़ार हो। तभी सारी इमारत में अंधेरा छा गया। अरे, वो बौखलाए सर में बोला, ये बत्ती क्यों चली गई? उत्तर में कुछ कदमों की आवाज़ गूंजी। कौन है? उसने पूछा। मैं हूँ बॉस, असलम। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। बहुत देर लगा दी और आए भी हो तो अंधेरे में। बॉस, शायद पूरी लाइन ही ख़राब हो गई है। खैर तुम बताओ, क्या रहा? बलदेव को ज़िंदा तो नहीं छोड़ा है? आपके आदेश से उसे भी ख़त्म कर दिया बॉस। ठीक है, ये दोनों पत्र डार्क रूम में पहुंचा दो ताकि इनकी प्रतिलिपियां तैयार हो सकें। आप समाचार पत्रों में ये पत्र छपना चाहिए। उसके बाद मुझे विश्वास है स्वतंत्र पार्टी के आधे से ज़्यादा वोट कटकर हमारी तरफ आ जाएंगे। तब सत्ता पार्टी से ही टकराव रह जाएगा। सत्ता पार्टी जनता में काफ़ी बदनाम है, उससे हम जीत ही लेंगे। अब हमारी पार्टी ही सत्ता में आएगी और रामानंद देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, असलम बोला। तुमने ठीक कहा, लेकिन अलका की तरफ से डर बना हुआ है। वो राजन इकबाल के पास है, जिन्हें लाखों क्या करोड़ों में भी नहीं खरीदा जा सकता। अगर मदन अलका को लेकर ना भागता तो शायद अलका हमारे कब्जे में ही रहती। हमने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। अगर वो फ्लैट में आते ही विकास का कत्ल कर देता तो ऐसी नौबत ही ना आती। लेकिन कोई बात नहीं, हम अलका से ही जो काम लेना चाहते थे अब वो काम ये हस्तलेखों से ले लेंगे। वैसे भी विकास ने अलका के दिमाग में ये बात तो भरी दी है कि शिव प्रताप सिंह का कत्ल उसी ने किया है। कभी भी कोई ये जान ही नहीं सकेगा कि मेरे आदेश पर ही असलम ने शिव प्रताप सिंह की हत्या की थी। लेकिन बॉस, एक गड़बड़ है। क्या? भागते शिव प्रताप सिंह का कत्ल करने के बाद जब मैं भाग रहा था तो मेरा एक जूता इकबाल के हाथ में रह गया था। ओह, ये तो बुरा हुआ। उस जूते के द्वारा वे तुम तक पहुंच सकते हैं। राजा इकबाल बहुत काहिया जासूस हैं, रामानंद घबराए स्वर में बोला। अगर वो मुझ तक पहुंच गए तो यातना द्वारा मुझसे उगलवा लेंगे कि आपके आदेश पर मैंने विकास को मारकर गटर में फेंक दिया था, उस समय जब वो घोषणा पत्र आपको देने आ रहा था। धीरे बोला असलम, अगर किसी ने सुन लिया तो हम दोनों को फांसी हो जाएगी। अब चुप रहो, हमें रोशनी आने का इंतजार करना होगा। कहिए तो अभी रोशनी ले आऊं? कैसे? ऐसे। 3 बार ताली बजी और फिर सारी इमारत में प्रकाश जगमगा उठा। सामने राजन उसकी तरफ रिवॉल्वर ताने खड़ा था। रामानंद भयभीत स्वर में बोला, राजन, तुम? असलम कहाँ है? हवालात में। मैं ही असलम के स्वर में तुमसे बात कर रहा था। तुम्हारा सारा बयान मजिस्ट्रेट के टेप रिकॉर्डर पर टेप कर लिया गया है। तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पुलिस भी मौजूद है। राजनीतिक क्षेत्र को गंदा व बदनाम करने वाले गंदे कीड़े। तुमने गद्दी के लिए 1 दर्जन से भी अधिक कत्ल करवाए। तुमने चौराहों पर सरेआम खड़ा करके पहले कोड़ों से पीट कर फिर गोली से उड़ा देना चाहिए। ठहरो, इकबाल अंदर आता हुआ बोला, अभी गोली मत मारो। क्यों? इस झकराज ने इसे अपनी झकों की ग्रंथ छापने के लिए दिया था, उसे तो छप जाने दो। क्यों रामानंद, मेरा ग्रंथ छप गया या उसकी भी हत्या कर दी? उत्तर देने के बजाय रामानंद बेहोश होकर गिर पड़ा। इंस्पेक्टर बलबीर अंदर प्रवेश हुआ और फिर रामानंद को अपने कब्जे में ले लिया। हत्या का रहस्य पार्ट 27। रामानंद की गिरफ्तारी ने सारे देश में तहलका मचा दिया था। उसकी काली करतूत जब जनता को पता लगी तो वो उस पर थू थू करने लगी। रामानंद तक पहुंचने का रास्ता असलम ने दिखाया था। पहले तो वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, लेकिन जब उसे यातना दी गई तो उसने सब कुछ उगल दिया। विकास बच गया था और उसे सरकारी गवाह बना लिया गया था। अलका के गले लगकर वो बहुत रोया था और उसने अपने अपराधों की क्षमा मांगी थी। अलका ने उसके आंसू पोंछते हुए उसे क्षमा कर दिया। और इकबाल,
वो जब सलमा की कोठी में दाखिल हुआ तो दुनिया का सबसे दुखी इंसान नजर आ रहा था। सलमा ने उसे देखते ही पूछा, क्या हुआ? उत्तर में वो तेजी से आगे बढ़ा और सलमा के गले लगकर दहाड़े मार मार कर रोने लगा। अरे 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 अरे, रो क्यों रहे हो? कुछ बताओ तो। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। कैसे? जिंदगी में पहली बार तो एक मूर्ख व्यक्ति मिला था जो मेरे झकों का ग्रंथ छापने के लिए तैयार हो गया था, उसे भी फांसी हो गई। अरे 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 मुन्ना, रो मत। ये मुन्नी तुम्हारी सहायता करेगी। कैसे? मैं प्रकाशक संस्था खोल रही हूँ जिसमें तुम्हारे जैसे पिटे हुए झकराज वाले लेखक छपेंगे। अब आंसू पोंछ लो। इकबाल ने जल्दी से आंसू पोंछे और सलमा को उठाकर नाचने लगा। सलमा हंस पड़ी।